ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कल से किसके बारे में बात की थी, ओबेलिया कॉलोनी के बारे में बात की थी कि ओबेलिया कॉलोनी में किस तरह से प्रजनन होता है और मेड्यूसा, पॉलिप, इनमें किस तरीके से ये सब चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। आज से हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। ठीक है, तो क्लास जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना, मतलब यूग्लिना में प्रजनन के बारे में जब बात करते हैं, तो यूग्लिना में जो प्रजनन है वो दो विधि से होता है। फर्स्ट हाँ भाई, जब हम बात करें यूग्लिना में प्रजनन की, तो इसमें प्रजनन जो है वो दो विधि से देखने के लिए मिलेगा। एक तो अनुदैर्घ्य द्विविभाजन विधि, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड बहुविभाजन विधि, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यूग्लिना में प्रजनन जो है वो दो विधि से होता है, अनुदैर्घ्य द्विविभाजन विधि। नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है क्लास, द्विविभाजन विधि। हालांकि आप लोग इसके बारे में पहले से भी स्टडी कर चुके होंगे, जब हम पैरामीशियम पढ़ते हैं तब उस वक्त ये पढ़ाया जाता है द्विविभाजन विधि, है ना। तो अनुदैर्घ्य द्विविभाजन विधि और साथ में बहुविभाजन विधि। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि अनुदैर्घ्य द्विविभाजन विधि जो है ये हमेशा होती है यूग्लिना के अनुकूल परिस्थिति में। कब होगी? अनुकूल परिस्थिति में। और बहुविभाजन विधि ये होती है इसकी प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है, अब जरा मुझे आप ये तो बता दीजिए ये होती क्या है अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति? सुनाई नहीं दिया मुझे। जो भी बोल रहे हैं थोड़ा तेज बोले कि मैं मुझ तक तो आ जाए आवाज, थोड़ा जल्दी। हाँ, आप पीछे। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, फेवरेबल कंडीशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन, क्या होती है ये तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ा होगा, 12th में पढ़ते आते हैं। क्या? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। देखिए क्लास, जब हम बात करें, मैम क्लास ऑफलाइन भी चल रही है। हाँ बेटा, ऑफलाइन भी चल रही है सौरभ। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता था क्या? नहीं, ऑफलाइन भी चल रही है क्लासेस, लेकिन ये डाउट क्लासेस है। ठीक है ना, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आइए, मोस्ट वेलकम है। ठीक, चलिए हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं क्लास अनुकूल परिस्थिति की, तो अनुकूल परिस्थिति मतलब ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जंतु, चाहे जंतु कोई भी हो, यहाँ पर हम यूग्लिना के बारे में बात कर रहे हैं तो यूग्लिना, ठीक है, तो जंतु जो है वो इजीली अपना जीवन यापन कर सकता है।
ठीक है। अनुकूल परिस्थिति से मतलब है कि उसमें उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, ये सब चीजें उस जंतु के अकॉर्डिंग होंगी, मतलब जिसमें वो आसानी से रह सकता है। जैसे टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा होगा और ना एकदम माइनस में होगा, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी एंड अदर जो कंडीशंस होती हैं इसको सरवाइव करने के लिए, वो सब इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है, यूग्लिना के अकॉर्डिंग होंगी जो। वहीं जब हम बात करें इसके प्रतिकूल परिस्थिति की, तो प्रतिकूल परिस्थिति मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जंतु जो है वो अच्छे से क्या नहीं कर सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता, ना तो उसको फूड में परेशानी आएगी, ना तो फूड टेक कर सकता, ना ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा या बहुत एकदम माइनस में होगा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी एनिमल जो है वो इजीली सरवाइव नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति। ठीक, क्लियर हुए अब दोनों टर्म्स? किसी को परेशानी है तो पूछें, क्लियर है? चलिए, तो अब एक काम करते हैं, वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं दोनों प्रजनन के बारे में। फर्स्ट है आपका द्विविभाजन विधि। बहुविभाजन और द्विविभाजन, देखिए एक तो अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति है ही इसमें, एक और इसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि द्विविभाजन है। द्विविभाजन मतलब इसमें विभाजन होने के बाद कितने जंतु बनते हैं? 2। जबकि ये है बहुविभाजन, मतलब विभाजन होने के बाद इसमें बहुत सारे जंतु बनेंगे। अब कितने होंगे वो जंतु, चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन। अनुदैर्ध्य द्विविभाजन विधि। आप लोग डायग्राम सबके साथ बनाइएगा।
हाँ भाई, सेकेंड ईयर। अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुदैर्ध्य द्विविभाजन विधि के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है ये आपका युगलीना है, ठीक है। युगलीना में आप लोगों को क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, एक तो आप इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, और साथ में इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर हम बात करें इस फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला की उत्पत्ति किससे होती है, फ्लैजिला की उत्पत्ति किससे मानी गई है, सेकेंड ईयर। देखें, अगर हम बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला की उत्पत्ति जो है ये कभी कभी एक्चुअली उसमें पूछा जाता है वाइवा में, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला, बकायदा आपके सेकंड पेपर के उसमें है, सिलेबस में, सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में, ठीक है। तो फ्लैजिला जो है उसका उत्पत्ति जो है वो ब्लीफेरोप्लास्ट से होती है, किससे होती है, ब्लीफेरोप्लास्ट से होती है। आप इसको एक नाम से और जानते हैं, वो होती है आधारी कणिका, इसे हम क्या बोलते हैं, आधारी कणिका बोलते हैं, या फिर बेसल ग्रेन्यूल, ठीक है। तो सीलिया की उत्पत्ति, आई मीन टू से फ्लैजिला की उत्पत्ति ब्लीफेरोप्लास्ट से होती है, और इस पर क्या उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे मैस्टिगोनीम उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब वही जब हम बात करें इसमें प्रजनन की, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो केंद्रक होता है ये, ठीक है, ये केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक से दो भाग में बांट जाता है, ठीक है। ये केंद्रक जो है वो क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। भाई माइटोसिस मियोसिस सभी जानते हैं, तो इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक जो है वो दो समान आकार के केंद्रक में बट जाता है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही इसमें दो भागों में बंटता है, वहां पर इसके साथ साथ इसमें और भी तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स युगलीना में, एक आध, एक एक दो दो बता दीजिए मुझे, मुझे भी तो तुष्टि हो जाए, युगलीना के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, आप लोग ये बात तो जानते होंगे, युगलीना जो है वो पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी है, हाँ, वेरी गुड। क्यों है जी, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। ये अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, ऑटोट्रॉफ होता है, ये स्वयं पोषी होता है ना। तो स्वयं पोषी होने के लिए इसको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसके शरीर में सब कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल भी कौन सा होगा इसमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन बी, ठीक है। इसमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे क्लोरोफिल जो है वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी अपनी अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं, मतलब वो भी क्या करेंगे, दो समान भागों में बट जाते हैं। और जैसे जैसे इनमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब कोशिकांग होंगे, वो सब क्या करना लगते हैं, वो एक से दो समान आकार में बट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। उसके बाद इसमें जो युगलीना है उसमें एक खांच का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, खांच का निर्माण होगा, वेरी गुड सौरभ, सही बात। देखिए, फिर इसमें किसका निर्माण होता है, एक खांच का निर्माण होता है, और खांच को हम बोलते हैं इंग्लिश में फरो, ठीक है। तो किसका निर्माण होता है, एक खांच का निर्माण होगा। और ये खांच जो होती है वो होती है ट्रांसवर्स रूप में, मतलब अनुदैर्ध्य रूप में होगी। अनुदैर्ध्य समझते हैं ना, एक तो होता है ट्रांसवर्स और एक होता है हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो खांच बनती है वो किस बात में बनेगी, एक लॉन्गिट्यूडनल में बनेगी, क्या, ठीक है। तो जो खांच जो है वो किस तरह अनुदैर्ध्य रूप में ये बटेगा हमेशा। अनुदैर्ध्य द्विविभाजन से मतलब है यहाँ पर अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, इस वे में, ठीक है। और ऊपर से लेकर नीचे तक ये दो समान आकार में बट जाता है, ठीक है।
एक बार फिर समझिएगा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें जो केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन की वजह से केंद्रक जो है वो दो समान आकार में बट जाएगा, बाकी के जितने भी कोशिकांग होते हैं वो भी एक से दो हो जाते हैं, वो भी डबल हो जाते हैं, और उसके बाद में उसमें एक खांच का निर्माण होता है, गहरे खांच, और उसके बाद वो दो समान युग्लिना में बट जाता है। तो इस प्रकार एक युग्लिना से दो समान आकार की युग्लिना का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विविभाजन विधि। ठीक है, द्विविभाजन विधि। चले अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट। अच्छा, समझ में आ रहा है? अच्छा, सेकेंड ईयर आप लोग को समझ में आ रहा है भाई? ऑनलाइन क्लियर है ना बेटा? जी, गुड। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड के लिए, मतलब बहु विभाजन विधि।
हाँ भाई समझिएगा सेकेंड ईयर, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके बहुविभाजन विधि की। ठीक है, बहुविभाजन विधि या फिर पाल्मे-लेला विधि भी इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। जब हम बात करें क्लास बहुविभाजन विधि की, तो इसमें क्या होता है, जब युगलीना प्रतिकूल परिस्थिति होती है या फिर प्रतिकूल अवस्था में होता है, ठीक है, तो प्रतिकूल अवस्था होने पर ये इस प्रकार से क्या करता है, प्रजनन किया करता है। इस विधि में सबसे पहले ही क्या करता है, अपना कशाब मतलब फ्लैजिला जो है उसको गिरा देगा ये। ठीक है, इसलिए देखिए मैंने कहीं भी कशाब नहीं बनाया हुआ, एक भी फ्लैजिला ड्रॉ नहीं किया है ना। क्यों? क्योंकि प्रतिकूल अवस्था में ये सबसे पहले क्या करता है, अपना कशाब जो है उसको गिरा देता है, और गिराने के बाद ये अपने शरीर के चारों ओर एक पुटी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये पुटी का निर्माण करता है। पुटी को इंग्लिश में बोलते हैं हम सिस्ट। ठीक है, तो ये अपने शरीर के चारों ओर किसका निर्माण करता है, पुटी का निर्माण करता है। ये पुटी एक्चुअली इतनी स्ट्रांग होती है कि इस पर ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर का असर होगा, ना ही एकदम माइनस टेम्परेचर का। इस पर किसी भी प्रकार का परिस्थिति का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए इस पुटी का निर्माण हमेशा कब किया जाता है, प्रतिकूल अवस्था में किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पुटी का निर्माण के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अपने पहले कशाब को गिरा दे। ठीक है, जैसे ही कशाब को गिराता है उसके बाद पुटी का निर्माण कर लिया। अब इस पुटी के अंदर ही ये क्या करता है, द्विविभाजन की प्रक्रिया करता है। किसकी करता है, द्विविभाजन की प्रक्रिया, 1 से 2 युगलीना का बनना। ठीक है, इस तरह से ये क्या करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इसमें काफी क्या बन जाते हैं, युगलीना बन जाया करते हैं। एक पुटी के अंदर कम से कम 16 से 32 तक युगलीना बन जाते हैं। युगलीना जो है एक पुटी के अंदर कितने तक बन जाते हैं, 16 से 32 युगलीना तक बन जाते हैं एक ही पुटी के अंदर। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमेशा, लेकिन ये सब अभी परिस्थिति कौन सी चल रही है, प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है। ठीक है, इसमें प्रजनन भी जो हो रहा है, द्विविभाजन भी जो हो रहा है पुटी के अंदर हो रहा है, अभी नॉर्मल विभाजन उसने नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये प्रतिकूल अवस्था कन्वर्ट होती है किसमें, अनुकूल परिस्थिति में, यानी कि अनुकूल अवस्था में जैसे ही आता है युगलीना, वैसे ही ये जो पुटी होती है, ठीक है, वो पुटी क्या होती है, फट जाती है एक तरफ से। ठीक है, एक तरफ से पुटी क्या होगी, फट जाएगी, और बाकी के जितने भी युगलीना हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक बार में हमने यहाँ कितने माने, सपोज कीजिए 16 थे। ठीक है, तो बाहर आने के बाद ये सभी युगलीना में बाकी के जो कोशिकांग होंगे, जैसे इसमें कशाब मतलब इसमें फ्लैजिला, वो सब भी बाद में ही बनता है। ठीक है, पुटी के अंदर कभी भी फ्लैजिला का निर्माण नहीं होगा, उसके अंदर कभी भी फ्लैजिला ना बनते हुए जब ये पुटी फटती है अनुकूल अवस्था आने पर, तब होता है इसमें किसका निर्माण, कशाब का निर्माण। और कशाब का निर्माण भी कब होगा, ये यहाँ पर ये संरचना देखते हैं आप, इस टाइप से रिजर्वॉयर, आशय जिसे बोलते हैं हिंदी में हम, है ना। तो इस आशय में सबसे ऊपर की तरफ अगर मैं इसको बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोस्टोम होता है ये। ठीक है, इसका मुख होता है। ठीक है, जो अंदर की तरफ कहाँ खुलता है, साइटोफेरिंग्स में, और साइटोफेरिंग्स से होता हुआ आशय में खुला करता है इस तरह से। यही बनाते थे ना आप लोग भी तो डायग्राम। यहाँ पर क्या चीज उपस्थित होती है आपकी, ब्लीफेरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसमें से आपका क्या निकलता था, युगलीना वो निकलता था कशाब। ठीक है ना,
तो ये जो है ब्लीफेरोप्लास्ट आधारी कणिका, इसमें से फिर क्या होगा, इसकी उत्पत्ति होगी कशाभ की। लेकिन कब होगी, जब ये सभी युग्लिना जो है वो इस पुटी के बाहर आ जाएंगे। क्लियर? सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है बेटा? सेकेंड ईयर ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेटा? गुड, चलिए आप लोग पहले रिज्वाइन कीजिए इसमें। गुड,